महोदया जी, बजट में लाई गई योजनाएं धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं होती तब तक इसका फायदा नहीं होता। हमारे प्रदेश में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हमारे प्रदेश के प्रशासक जी के अड़ियल रवैये और गलत नीतियों के चलते सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। मैडम, बिल्डिंग बनाने का काम प्रशासन ही करता है, होटल भी प्रशासन के लोग ही चलाते हैं, दारू भी प्रशासन ही बेचता है, स्वराज्य संस्थाएं भी प्रशासन ही चलाएगा, तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर हमेशा ही कुछ अलग बातें, कुछ अलग मुद्दे और कुछ अलग करने वाले लोग आपके सामने हम लेकर आते हैं। और कुछ दिनों पहले हमने दीव दमन के सांसद उमेश पटेल से आपको मिलवाया था और उमेश पटेल संसद में जाने से पहले जिस तरह की बात कह रहे थे और उसी तरह के जो काम अब कर रहे हैं उस पर आज बात होगी। आज फिर दिल्ली से दमन दीव के सांसद उमेश पटेल, जो निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकाल के जो एमपी थे लालू भाई पटेल, उन्हें हराकर और कांग्रेस पार्टी को हराकर, दोनों को ही हराकर सांसद बने हैं और अब दमन दीव के लिए लगातार संसद में आवाज उठा रहे हैं। और संसद में आवाज लगातार उठाने वाले, सबसे ज्यादा बार उठाने वाले भी अब कहीं ना कहीं वो सांसद बनते जा रहे हैं। उमेश भाई पटेल हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आप संसद में जाने वाले थे, उससे पहले हमारी बात हुई थी कि आप किस तरह के मुद्दे दीव दमन के वहां लेकर जाने वाले। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, एक आम आदमी जब संसद पहुंचता है तो कितना बदलाव आता है जिंदगी में? बहुत सारा बदलाव आता है। आप जब सामान्य व्यक्ति होते हो तो आप पर कोई जवाबदेही नहीं होती। अब जो है वो पूरी जवाबदेही आपके कंधे पर होती है। पहले आप कोई भी बात करो तो उसका इतना वजूद नहीं रहता जी। पर अब आप जब भी बोलो तो आपको अपना सांसद पद की गरिमा और अपने प्रदेश की गरिमा और भारतीय संसद की गरिमा आपको संभालनी होती है। जी। और आपने जो भी प्रदेश के लोगों को वादे किए हैं वो वादों का बोझ भी आप पर आता है। तो ये सारी बातों को लेकर आप देखेंगे तो थोड़ा बदलाव बिल्कुल महसूस करोगे और मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बदलाव है। बिल्कुल सर, आपके बोलचाल में और आपके व्यवहार में, आप जो संसद में आवाज उठा रहे हैं, जिस तरह से उठा रहे हैं, उसमें भी काफी बदलाव है। हमने वो उमेश पटेल को भी देखा है जो सरेआम वहां जब दीव दमन की समस्या आती थी तब उन पर सवाल उठाते थे, और अब आपकी सारी स्टाइल, बोलचाल, भाषा सब कुछ बदल गया है। तो कितना बदलाव अपने आप में महसूस करें, और ये बदलाव लाने के लिए क्या किया सर आपने? एक्चुअल में क्या है, बदलाव तो मैं आपको बोल चुका हूँ कि बदलाव बहुत सारा लाना पड़ रहा है। और वो पहले जो था वो क्रांतिकारी नेता था। आप जानती ही हो, आपके साथ तो मैं बहुत साल रहा हूँ, आप मेरी बहन है, तो आपने मुझे बहुत नजदीक से देखा है। वो क्रांतिकारी नेता था, समाज सेवक था, तो लोगों की बातों को लेकर एक आम जनता की आवाज को उठाने की कोशिश करता था। जब मुझे वहां पर गरिमाओं का कोई ख्याल नहीं रहता था, नहीं बोलना है मतलब बोलना है, लड़ना है मतलब लड़ना है, तो वो सारी चीजें थी। पर अब जब मैं सांसद बना हूं तो मुझे काफी कुछ समझना पड़ता है और सोचना भी पड़ता है। पहले मेरे पास, आप जानती हो कि मुझे बोलना ही बोलना था, मुझे सवाल उठाने थे। आज मैं जब भी बोलता हूं तो मैं समझता हूं और सोचता हूं कि वो सारी बातें अब मुझ पर लागू होती है। अब मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि कोई मेरी सुनता नहीं या ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो सब चीजों को मैंने देखा और मेरे बदलाव का कारण यही है कि अब मैं जिम्मेवार पद पर हूँ और वही सारी चीजों को लेकर मैंने अपने आप में बदलाव किया है। दमन दीव के सांसद उमेश भाई पटेल से हम बात कर रहे हैं। सर, संसद में बहुत सारे मुद्दे आपने उठाए हैं और आप रोज रोज दिन में 2 बार समस्याएं उठा रहे हैं। तो ये जो समस्याएं उठाने का जो होता है प्रोटोकॉल, वो किस तरह से होता है? और आप हर रोज एक सवाल उठा रहे हैं कि मेरे प्रदेश में ये समस्या है, आप इसका समाधान दीजिए। तो कौन कौन सी समस्या आपने संसद पटल पर रखी है सर? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये जो संसद का जो पटल है वहां पर जो समस्या उठाने का तरीका है, उसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। जैसे कि 0 आवर्स होता है, 377 होता है, स्टार होता है, नॉन स्टार होता है, और बहुत सारी प्रक्रियाओं के तहत आप आपके प्रदेश की समस्या को उठा सकते हो। मैंने ये सारी प्रक्रिया सदन के शुरू के होने से पहले 15 दिन पहले ही चालू कर दी और उसकी एक प्रक्रिया में जितने भी क्वेश्चन लगाने थे, मैं आपको बताऊं, मैंने 46 क्वेश्चन लगाए। अच्छा। 46। और हर रोज 0 आवर्स जो होता है वो अगले दिन लगता है, तो अगले दिन से लेकर सुबह 8 बजे तक।
तो वहां तक मैं हर रोज एक क्वेश्चन को लगाता था और उसमें ड्रॉ सिस्टम होता है, तो ड्रॉ में आपका नाम आ जाए। भगवान की कृपा है कि बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दमन को मैंने वादा किया था पहला मुद्दा प्रशासक जी के बाबत में, जी। और पहले ही सदन में, पहले ही सेशन में मैंने 2 जगह लगाया था, एक जगह नहीं आया था, दूसरी जगह बोल लूंगा। अच्छा। 77 में भी लगाया था, 0 आवर्स में भी लगाया। जी। परमेश्वर की ऐसी कृपा के पहले ही दिन, पहले ही सेशन में वो मन चाहा मुद्दा और वो मन चाही बात मेरी पटल पे आई। आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय को रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर और हवेली एवं दमन दीव में वर्तमान प्रशासक पद पर नियुक्त श्री प्रफुल्ल भाई पटेल जी इस पद पर पिछले 8 वर्षों से कार्यरत है, जबकि किसी भी यूटी में प्रशासक का जो कार्यकाल होता है वह सिर्फ 3 साल का होता है, जबकि राज्यपाल, उपराज्यपाल सबका कार्यकाल 5 साल का होता है। इवन राष्ट्रपति जी का कार्यकाल भी 5 साल का ही होता है। वैसे में प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी का 8 साल का कार्यकाल हमारी समझ से परे है। हमारी सरकार की नीति रही है प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की नियत समय पर बदली होनी चाहिए, जिससे पारदर्शिता से कार्य हो सके। इस कारण प्रशासक का ऐसे पद पर 5 साल से ज्यादा का कार्यकाल सही नहीं है। वर्तमान प्रशासक के कार्यकाल में प्रदेश में जो भी कार्य हुआ है उसमें चरम पर भ्रष्टाचार हुआ है। आम जन दुखी और परेशान है। महोदय जी इनके कार्यकाल खत्म होने के बाद भी इस पद पर वो नियुक्त है, जबकि इस पद के लिए नियुक्ति के मापदंड भी वो पूरे नहीं करते हैं। महोदय जी, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि वर्तमान प्रशासक महोदय को हटाकर इस पद पर किसी ईमानदार सीनियर IAS अधिकारी को लगाया जाए, जिससे आमजन को भ्रष्टाचार से राहत मिल सके और हमारी सरकार की हो रही बदनामी से भी बचाया जा सके। महोदय जी, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अच्छा। में मौका मिला, मैंने बोला, और 377 में लिख के जो देना होता है उसमें भी मौका मिला। अच्छा। तो ऐसे मैंने 46 लिस्टिंग की थी, और अभी भी अविरत हम लोग रोज के मुद्दे जो होते हैं, मैं फील्ड में गया, दमन फील्ड में गया, दीव में फील्ड में गया, उसके बाद जो समस्या आई तो उसके वो समस्या को लेकर भी मैंने काफी सारे सवाल लागू कर दिए। आपको बताओ, अब जैसे कि प्रशासक वाला 0 आवर्स से निकला, तो मैंने अभी पाकिस्तान में जो जेल में बंद है हमारे मछुआरे, काफी सालों से छोड़ा नहीं जा रहा है, वो मुद्दे को भी लगा दिया। हमारी सरकार मछुआरों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई है, पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पिछले 8 सालों से मछुआरों की हालत बहुत ही दयनीय है। गुजरात और महाराष्ट्र में मछुआरों को वहां की सरकार अनेक योजनाओं में लाभ देती है, वैसा लाभ हमारे प्रदेश के मछुआरों को नहीं मिल पा रहा है। हमें बोट की खरीदी, नेट की खरीदी, वायरलेस की खरीदी, फ्रिज की खरीदी, इंजन की खरीदी जैसी खरीदी पर, मच्छीमारी की बिजनेस के लिए जो हमें सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, उस पर जो सब्सिडियां मिलती थी, जो मछुआरों को राहत मिलती थी, हमारे प्रशासन ने वो सारी सब्सिडियों को बंद कर दिया है, वो सारी सुविधाओं को बंद कर दिया। दुखद तो यह है कि भारत सरकार द्वारा मत्स्य संपदा योजना जो लागू की गई है, उस योजना का भी लाभ हमारे मछुआरों को नहीं मिल पा रहा है। प्रशासनिक लापरवाही के चलते मछुआरों को वर्ष 2022-23 और 23-24 में जो 14 महीने का डीजल का वेट की सब्सिडी का पैसा था, वो भी नहीं मिला है। तोकते तूफान में मछुआरों को जो नुकसान हुआ है, अब तक उनको भुगतान नहीं हुआ है। अरे मैडम, वहां तक कि मछुआरों की जो उत्थान के लिए समिति बनाई गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उस पर भी प्रशासन ने कब्जा कर रखा है। सरकार FDI द्वारा विदेश इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहती है और हमारा प्रशासन हमारे OCI पासपोर्ट धारक भाइयों के काम धंधे बंद करवाने के नियम बनाती है। सरकार गरीबों को आवास देने की बात करती है और हमारा प्रशासन गरीबों के घर मकान तोड़ने का काम करता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए गए घर मकान को भी तोड़ दिए गए हैं। मैडम, हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात करती है, रोड रास्तों को सुधारने की बात करती है। हमारे प्रशासन ने हमारे पूरे प्रदेश के एक भी रोड को खोद खादने से बचाया नहीं है, सारे रास्तों को खोद खाद के रख दिए हैं। यहाँ तक कि प्रदेश में एकमात्र कोस्टल हाईवे है, वो खेती का खेत बना दिया गया है। जी, जो स्टार और नॉन स्टार में भी काफी सारी जो समस्या है, जैसे कि हमारे यहाँ रिक्त पद पड़े हुए हैं, उनकी भर्ती नहीं होती, काफी प्रमोशन रुके हुए हैं, तो वो प्रमोशन के लिए मैंने बोल के रखा है कि भाई वो प्रमोशन सबको दिया जाए ताकि दूसरी रिक्रूटमेंट भी हो जाए। जी। और वो शिक्षा के स्तर पर हो
फिर ये मछुआरों की समस्या हो, हेल्थ इश्यू हो, रोड और रास्तों की बात हो, यानी सारी समस्याएं जितनी भी है, आप सोचिए 46 मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिस्टिंग करा दिए हैं। अब हम्म, तक मैंने 63 में क्वेश्चन लगाए हैं। अच्छा। तो इतनी सारी समस्याओं को मैंने पटल पे रखा, तो भगवान की कृपा है। हम्म, कोई 0 आवर्स में नहीं आ रहा तो 377 में आ रहा है, 377 में नहीं आ रहा तो स्टार में आ रहा है, स्टार में नहीं आ रहा तो नॉन स्टार में आ रहा है। बिल्कुल। मगर ये वर्कआउट जो किया था वो काम आ रहा है। अब हम्म, जैसे कि आपने कहा कि हमारे आगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, वो आपने बताया, उनसे मैंने डबल क्वेश्चन पूछ दिए हैं, जी बिल्कुल। तो जो पटल पे आ गए हैं। और हम्म, मैं दावा कर रहा हूं कि उन्होंने जो 15 साल में जितने क्वेश्चन नहीं उठाए होंगे ना, वो मैं एक ही सत्र में पूछूंगा। हम्म, और अभी जितनी भी समस्या है हम्म, वो मैं संसद के पटल पर जहां भी मौका मिलेगा मैं उठाऊंगा। और वो जी। उठाना ही नहीं है, मेरा हम्म, मकसद सिर्फ समस्याओं को उठाना नहीं है, जी। उस समस्या का समाधान लाना। हम्म, तो उस पर भी मेरा फॉलोअप रहेगा और सारी समस्या का समाधान करके मेरे प्रदेश में जितने भी हो सके उतनी सुख और सुविधाएं दूं। जी। सर ये थोड़ा-सा मुझे और दर्शकों को, दीव दमन की जनता को ज़रूर समझाइए कि जब हम सवाल उठाते हैं, तो उस पर काम कैसे होता है? सवाल आपने उठाए कि मेरे प्रदेश में ये समस्या है, उस पर सरकार हम्म। कैसे काम करेगी? उस पर देश के जो अग्रणी बैठे हैं, वो कैसे काम करेंगे सर? एक्चुअल में जो भी यहाँ संसद में आप पटल पर समस्या उठाते हैं, हुँ, तो फिर वो भारत सरकार की, जैसे कि मैंने एजुकेशन की आज मैटर उठाई, तो एजुकेशन मिनिस्टर जो है उस पर मुझे रिस्पॉन्ड करे अच्छा। कि भाई ये जो आपने मुद्दा उठाया है उस पर हम लोग ये कर रहे हैं और ये भविष्य में ये कामगिरी होगी। जैसे कि मैंने आज उठाया था कि भाई ये जो आपने कितने पद खाली है, हुँ, कितने प्रमोशन देने हैं, क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, दोगे जी, तो कब दोगे, उस सारी बातों को तो फिर वो मंत्रालय से मुझे उसका जब रिप्लाई आएगा कि भाई इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं और हुँ, इतने दिनों में हो जाएगा। मतलब अच्छा। उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनको मुझे देना पड़ेगा। और हुँ, पार्लियामेंट में कही गई बातें पटल पर होती है और रिकॉर्ड पे आती है, तो जी, जो भी सरकार है उस सरकार का दायित्व बनता है कि हुँ, उसका उस समस्या का समाधान करे। तो हुँ, अमूमन पार्लियामेंट में बोली गई बातों का 99.99% हुँ, आपको समस्या का समाधान हो जाता है। चलिए। और जो कहीं कारणवश कोई ऐसी कोई वजह रहती है कि जिसके चलते नहीं होता, तो उसका भी आपको रिप्लाई, हुँ, ऑथेंटिक रिप्लाई मिलता है। जी, तो जी। निश्चित है कि पार्लियामेंट में बोली गई बातों का रिप्लाई भी आता है और उसका समाधान भी होता है। जी। उमेश भाई, एक बहुत ऐतिहासिक एरा के आप गवाह बन रहे हैं। विपक्ष मजबूत हुआ है, राहुल गांधी लगातार भाषण दे रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं उन मंत्रियों को लगातार जवाब देना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी उठकर जवाब देते हैं, अलग-अलग मंत्री जो है वो भी जवाब दे रहे हैं। यानी एक बहुत ऐतिहासिक कहा जाए ऐसे एरा में आप संसद के गवाह बन रहे हैं। संसद का जो माहौल होता है, अ, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं एक्चुअल में आपको बताऊं, मैं तो पहली बार पार्लियामेंट में आया हूँ, पर मैं काफी बार मैं पार्लियामेंट टीवी देखा करता था, हुँ, क्योंकि मैं ये सारी चीजों से वाकिफ रहता था। मॉनिटरिंग भी बहुत ज्यादा मैंने की, जी। ऑब्जर्वेशन भी मेरा रहा है। हुँ, पर अमूमन लास्ट पांच पांच साल पहले की बात करें तो विपक्ष थोड़ा कमजोर था, पर आज की स्थिति में विपक्ष थोड़ा मजबूत भी हुआ है। जी। और यहाँ जो है वो पार्लियामेंट का माहौल तो बहुत अच्छा है, हुँ, क्योंकि देखिए, मैं कहता हूँ संसार की गाड़ी हमारे में कहा जाती है कि दो पहियों पर चलती है। हुँ, एक पहिया मजबूत हो और एक कमजोर हो तो वो सही से नहीं चलेगा। जी। आज सत्ता पक्ष का के साथ साथ विपक्ष का मजबूत होना कहीं ना कहीं लोकतंत्र को अच्छा रिजल्ट देता है। हुँ, और हर मुद्दों पर डिबेट होती है तो अच्छी चर्चाएं होती है और उसका निष्कर्ष भी अच्छा निकलता है। हुँ, सत्ता पक्ष भी बहुत अच्छा आंसर कर रही है, विपक्ष भी उसको अच्छा से उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो भी हुँ, मुद्दे उठा रहे हैं। तो हुँ, उससे कहीं न कहीं लोकतंत्र प्रणाली मजबूत होती है और उसका फ़ायदा जो है वो हमारे प्रदेश को और देश के जितने भी लोग हैं, हुँ, उनको मिलता है। तो जी। अच्छी बात है, अंदर का जो वातावरण है बहुत अच्छा है। हुँ, लोकशाही प्रणाली के लिए लोकतंत्र में जैसा वातावरण होना चाहिए, हुँ, वैसा वातावरण हमारे पार्लियामेंट में है। और हुँ, आपको जो दिखता है कि ये लड़ रहे हैं, ऐसा ऐसा ही नहीं होता। वो हुँ, मुद्दों को लेकर लड़ाई होती है, जी। व्यक्तिगत नहीं होती। वो बाहर में आपको दोस्ताना माहौल दिखता है। हुँ, और मैंने भी काफ़ी चीज़ें यहाँ सीखी है। हुँ, तो ये जो है वो वाद-विवाद जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होता है। हुँ, पार्लियामेंट के बाहर आपको ऐसा वाद-विवाद नहीं दिखेगा। वो सब जी। दोस्ताना माहौल में रहते हैं। भाजपा, कांग्रेस सब भी जो है, जितने भी सत्ता पक्ष में, विपक्ष में है, वो बाहर आपको कैंटीन में सब मस्ती करते हुए दिखेंगे। हुँ, लड़ाई जो है वो विचारों की है।
मुद्दों की है, जी, व्यक्तिगत नहीं। बिल्कुल। तो अच्छा माहौल है। सर, देश के मंत्रियों से आपकी बात हो रही है, मुलाकातें हो रही है, देश के अलग-अलग हिस्सों से आए हुए सांसदों से आप मिल रहे हैं। किस तरीके की बातें शेयर होती हैं अपने-अपने प्रदेश की कि ऐसा होना चाहिए, या अब तो आप नए हैं तो आपको शायद जो और पहले से सांसद है वो लोग कुछ सिखाते भी होंगे, वहाँ किस तरह की आपको गाइडेंस मिलता है? एक्चुअल में बताओ तो आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। हुँ, मतलब यहाँ हमारे यहाँ देखो स्कूल में जाते हैं तो वो सीनियर सीनियर रैगिंग करते हैं नए। हुँ, यहाँ उल्टा है। अच्छा, नया जो होता है उसको सीनियर बहुत मान देता है, बहुत सम्मान देता है। अच्छा, स्पीकर सर भी बहुत मान और सम्मान देते हैं, मंत्री जी भी बहुत सम्मान देंगे। आपको बताऊं, हुँ, अगर पुराने सीनियर बैठे हैं और नया उनको मिलने जाएगा तो पहले नए को मिलेंगे। अच्छा, स्पीकर सर भी आप बार बार देखना, जो अगर क्वेश्चन लगाएगा और नया होगा ना तो उसको पहले चांस देगा। अच्छा, अगर वो गलती भी करता है तो उसको स्पीकर सर वहां से बैठ के भी गाइड करते कि नहीं आप माननीय सदस्य ऐसे बोले, हुँ, पहले हुँ, ये प्रक्रिया करें। हुँ, और आप नए हैं, आपसे गलती भी हो जाती है तो कोई आपको चिढ़ाएगा नहीं, आपकी जी, कोई मस्ती नहीं करेगा, आपको उल्टा वो समझाएगा। हुँ, हुँ, तो सीनियर किसी भी पार्टी का हो, हुँ, तो कोई सामने वाली पार्टी का भी नया हो तो उसको संभालेगा, समझाएगा। हुँ, और आप जब कैंटीन में, रेस्टोरेंट में या उनसे कहीं भी मिल जाओ तो वो बहुत ही प्यार से आपसे बर्ताव करेंगे और हुँ, बहुत आपको प्यार से समझाएंगे कि हुँ, इसमें ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना है, वो सुविधा है, वो है, वो पोर्टल है, वहां हुँ, पर से आप ये सुविधा ले सकते हैं, आपके प्रदेश के लिए ये कर सकते हैं। और अपने जो हमें नहीं समझ में आते तो बोलते हैं, हमारे पीओ को बोलते हैं कि ये आप करके दीजिए सांसद जी को और जी, इस पे भी इसका बेनिफिट मिले। मतलब हुँ, सीनियर लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। और हुँ, मैंने तो जहां तक है, मैं जितने भी मंत्रियों से मिला, जितने भी हमारे एमपी से उनसे मिला, तो मैंने अपने प्रदेश की ही बातें कही और मैं उसमें बेहतर से बेहतर क्या कर हुँ, सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, उसके गाइडेंस लिया। मैं हुँ, जो भी मंत्री से मिला हूँ तो दमन दीव के जो प्रश्न है उनको लेके ही मिला हूँ ज्यादातर, कि ये हुँ, समस्या है, उसका निपटारा कैसे किया जाए, इसका कैसे किया जाए। और हुँ, जितने भी एमपी से उनसे मैं लगातार मिलता हूँ और उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। और हुँ, मैं खुशी से आपको कहता हूँ उस बात की, मुझे बहुत गर्व है कि हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए सारे हुँ, मेंबर्स बहुत ही कोऑपरेटिव है और ऐसा नहीं रखते कि ये नया ही है, इसके प्रदेश तो छोटा है, वैसा नहीं होता, छोटा बड़ा कोई नहीं होता। हुँ, बहुत प्यार से रिस्पॉन्ड करते हैं और आपको जो कहते हैं, मैंने बीच में आपने देखा तो गडकरी जी से भी मिला था और अच्छा, रोड रास्तों की बातें कही। जी, उन्होंने, आपको बताओ, मैं मैं बाहर नहीं, उनसे मिलके मैं बाहर नहीं आया तब तक तो मुझे वो हाईवे अथॉरिटी से फोन आने लगे। क्या बात है! हाँ, और वो लेटर उन्होंने बाकायदा वो लेटर उनके पास पहुंच गए थे, तो बोले सर वो लेटर मुझे फॉरवर्ड कर रहे हैं। बोला आपने कोई लेटर दिया है सर, तो उस पर हुँ, आपसे बात करनी है और उस पे हुँ, हम लोग जल्दी ये काम करेंगे। ब्रिज के बारे में बोला तो वो भी बोला कि शॉर्ट टाइम में बारिश के बाद शुरू हो जाएगा। और जी, रास्तों कोस्टल हाईवे की बात करी तो मुझे 3 जगह से फोन आया धड़ाधड़, अच्छा, जबकि मैं गडकरी जी के चैम्बर से बाहर ही निकला था। हुँ, 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 कि हुँ, सर उसमें आपने बात कही है तो हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें ये प्रक्रिया हो गई, ये प्रक्रिया हो गई है, आप जी, चिंता मत कीजिए। तो मतलब अमित भाई से भी मिला तो अमित भाई ने को भी मैंने जो बोला उसका काम हुआ। और मैं हुँ, जिसको भी मिला, मतलब कि इतना रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहता है। मतलब मंत्रियों से आप मिलो तो उसका रिस्पॉन्स मिलता है, ऐसा नहीं है कि वो मिला और वो लेटर डाल के चला गया। जैसे हम हमारे प्रदेश में किसी भी जी, अधिकारी के पास जाते हैं, लेटर पड़ा रहता है, रिस्पॉन्स नहीं आता, ऐसा नहीं हुँ, है। हुँ, यहाँ पे इमीडिएट आप बोल के बाहर निकलोगे तब तक तो आपके मोबाइल पे वही विभाग के लोगों का फोन आएगा और वो भी बहुत पोलाइटली, नम्रता से बात करेंगे। अच्छा, यानी हम तो जो संसद में लड़ाई देखते हैं ऐसा नहीं होता है, देश देश ही देखता है कि हमेशा ये लोग लड़ते रहते हैं सांसद जो है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही सोचता था। हाँ, जब मैं पार्लियामेंट टीवी देखता था मुझे लगता था अरे क्या यार, इनको चुन के भेजते हैं और ये अंदर लड़ाई लड़ते रहते हैं। हुँ, मगर हुँ, मैं वहां पर बैठा, जब मैंने ये सब महसूस किया हुँ, और मैं जब, वैसे भी विवेकानंद जी ने कहा था वो वाक्य आज मुझे यथार्थ हो रहा है कि जी, आंखों से देखी बातें और कानों से सुनी बातें गलत हो सकती है। जब तक आप महसूस न करो तब किसी जी, भी बात पर आप, हुँ, आपके नजरिया फिक्स ना हो करो। तो जी, बात जी, सही है। हुँ, आपको बताओ पार्लियामेंट में जो लड़ाई है वो मुद्दों की लड़ाई है। बिल्कुल, जो वाद विवाद है वो मुद्दों का है, हुँ, व्यक्तिगत बिल्कुल भी नहीं है। जी, तो ये अंदर आपको जो पार्लियामेंट सदस्य है, जो जिनका ग्रुप दिखेगा वो अलग दिखेगा, और हुँ, जैसे ही गेट से बाहर निकलेगा पार्लियामेंट के हुँ, तो हुँ, आपको दिखेगी अरे, हुँ, मतलब कि बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, अंदर होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि डिबेट जितनी हो, हुँ,
जितनी खुलकर डिबेट होगी उतना ही निष्कर्ष अच्छा निकले। जी जी तो जी अंदर का बिहेवियर और बाहर का बिहेवियर बहुत डिफरेंट, तो आसमान जमीन हो जाता है। बिल्कुल। उमेश भाई, चलो दिल्ली से थोड़ा सा दमन और दीव ले आती हूँ। आप सांसद बनने के बाद दीव और दमन भी गए और वहां मैंने देखा कि आप सरकारी अधिकारियों के पास भी गए। वहां रवैया कितना बदला? क्योंकि हमने जो इस उमेश पटेल को देखा है सरकारी अधिकारी के बाहर धरने देते हुए देखा है। सरकारी अधिकारी आप पर हमेशा कार्यवाही करते थे, बहुत बार आपको जेल में डाल दिया गया, बहुत बार आप पर जानलेवा हमले हुए। लेकिन अब जब आप सांसद बन गए हैं, सरकारी अधिकारियों का जो रुख है कितना बदला है? एक बात बताओ, रूप में बहुत चेंज आ गया, क्योंकि अब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जी। तो उनको प्रोटोकॉल पता है हम्म। और उनको ये भी पता है कि ये पढ़ा लिखा इंसान है और प्रोटोकॉल ना फॉलो करने पर ये क्या क्या करा सकता है, जी। वो उनको पता चल गया। हम्म। पहले जो था वो मैं क्रांतिकारी नेता था, मेरा कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहां पर मैं इनकी शिकायतें कर सकूं। जी। अधिकारियों के वार्तालाप में, बिहेवियर में बहुत सारा चेंज आया है। पर अभी भी आपको बहुत बोलूं तो दुखद बात है, यह है हम्म। कि प्रशासन पर जो हमारे प्रशासक जी का कब्जा है, हम्म। उसके चलते वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है। जी। अधिकारी काम करना चाहते हैं, हम्म। पर प्रशासक जी का जो उन पे प्रेशर है, हम्म। उसके चलते वो जो रेपो डेवलप होना चाहिए, वो जो विकास की गति को आगे बढ़ना चाहिए, जी। हमारे द्वारा जो काम उठाए जाते हैं उस पर उनको काम करना चाहिए, हम्म। वहां पर प्रशासन के अड़ियल रवैये के चलते हम्म। वो अधिकारी खुलकर कर नहीं पा रहे। जी। मतलब कि बिहेवियर में चेंज आ गया, उनसे वार्तालाप का चेंज आ गया। वो काफी बातें दबी जबान से साइलेंटली मुझे कहते हैं, बता देते हैं कि हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। हम आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं और हम्म। होना चाहिए ऐसा, हम्म। क्योंकि वो भी बहुत पीड़ित है। बिल्कुल। अधिकारी भी, आपको बताओ ना, 90% अधिकारी प्रशासक जी के कामकाज से और उनकी कार्य प्रणाली से बहुत जी। दुखी है। हम्म। सर, आप और प्रशासन को हटाने के नाम पर आए थे कि मैं सबसे पहले उन्हें हटाऊंगा। कहां तक पहुंचा आपका ये काम? आपने देखा होगा तो पहला मुद्दा ही मैंने पार्लियामेंट में वही उठाया। जी। कोई और कार्यवाही मैंने, संकेत है उस पर? हाँ, और आपको आप देखेंगे बहुत जल्द होगी कार्यवाही। हम्म। और मैंने जिस तरह से जो भी बातें जहां जहां पहुंचानी है, मैं आपको बताऊं, जब हम्म। से चुनाव जीता हूं, हम्म। 24 घंटे के बाद ही मैं उस काम पर लग गया। हम्म। जहां जहां रजुआतें करनी थी, मैं वहां पर रजुआतें कर रहा। जी। जहां जहां मुझे मौका मिल रहा है पार्लियामेंट में भी, तो वो मैं सत्यता लोगों के सामने लाकर रख रहा। पार्लियामेंट के सामने भी मैंने सारी बातों को रखा है और आगे भी आप देखोगी तो काफी सारे बातें हैं जो पार्लियामेंट के पटल से आप लोगों तक पहुंचने वाली है। जी। जी सर, आखिरी तो, सवाल। दमन जी जी। तो आप चिंता ना करें, मैंने जो वादा लोगों को किया, जितने भी वादे किए, हम्म। उसको पूरा करने का 100% एफर्ट करूंगा। जी। 100%, 1% भी नहीं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं होगा, मैं हम्म। कहूंगा बिल्कुल होगा। हम्म। पर मैं जादूगर नहीं हूं हम्म। और जिन भी नहीं हूं। अब जी। जादूगर जो है आंखों का धोखा देता है, वैसे मैं धोखा देने वाला नहीं हूं आंखों हम्म। का। हम्म। और जिन भी नहीं हूं कि लोग जिसे और जिन उत्पन्न हो जाए और उनकी मांगे खत्म कर दे। जी। जी। मैं इंसान हूं हम्म। और मेरे हाथ में जितना भी एफर्ट है, 100%, मैं हम्म। 1% की भी कमी नहीं करूंगा। हम्म। एफर्ट 100 से 101% का कर दूंगा, पर कम नहीं करता। जी। मैं आपको वादा करता सर, आखिरी सवाल। दमन दीव के लिए कौन सी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? कौन सी सुविधाएं प्रदेश के लोगों को मिलनी चाहिए? क्या क्या समस्याएं हैं जो सुलझनी चाहिए? आपको बताओ, पहली सबसे बड़ी समस्या तो प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी का हटना ही है। हम्म। ये हटे ना तो दमन दीव की 75% समस्याओं का समाधान हो जाए। जी। देख लीजिए, हम्म। मैं हम्म। आपको वादा करता हूँ, ये गए ना तो आप 6 महीने के अंदर दमन दीव का कायाकल्प करते हुए देखो, हम्म। लोग सुखी हो जाएंगे। हम्म। बाकी मैंने यहाँ पर एक नई एजुकेशनल क्रांति लाने की सोची है दमन दीव में। आप जानती है, पुणे में हम्म। कुछ नहीं था पहले, आज पुणे एक एजुकेशन हब बना है। हम्म। हम्म। तो दमन में मैंने यूनिवर्सिटी की मांग की है, हम्म। जो फॉरेन की टॉप 100 यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन हो। जी। और हम जो है वो नर्सरी से लेके कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फॉरेन स्टडियों को साथ कोलैबोरेट करके करेंगे। हम्म। यानी जब भी किसी को पूरे भारत में कहीं पढ़ना है और फॉरेन जाना चाहता है, तो वो बोलेगा दमन जाएंगे और दमन हम्म। की स्टडी करेंगे। हम्म। तो एक
पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन में चेंज होने जा रहा है। और मैंने बहुत सारी योजनाएं बनाई, रोड रास्तों की बात है उससे लेकर ये लोगों के रोजगार तक जी। सारी समस्याओं में सुधार आएगा। एजुकेशन में भी सुधार आएगा, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ फैसिलिटी में भी सुधार आएगा। बाकी मैंने आज ही रेलवे के लिए कहा है कि दमन और दीव को रेलवे से कनेक्ट करने का जरूर है। तो जी। दीव जो है वो ऊना जो है वो बहुत नजदीक है, वहां पर उसकी रेलवे की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए और दीव को टूरिज्म के द्वार खोले जाएंगे, टूरिस्ट आएंगे जाएंगे तो कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। और जी। मैंने ये बोला है कि दमन में जो मोनोरेल है, मोनोरेल छोटी रेल जी। जिसको पातेंगे कोलक से लेके मुंबई का जो सी लिंक है उस हिसाब से तो समुद्र किनारे 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 दरिया में, जी। और वो हमारा किनारा जो है कोल्लक से कड़िया माछीवाड़, वहां से लेके समुद्र किनारे पर मोटी दमन जमपुर होता हुआ वो काली नदी के किनारे से लेकर वहां उदवाड़ा से लेकर वापी को जोड़ा जाए। जी। उससे क्या होगा कि दादरा हमारा जो दीव दमन दीव है और दमन पर्टिकुलर दमन को उदवाड़ा से वापी के कनेक्टिविटी मिलेगी। जी। टूरिस्ट लोगों को एक नया आकर्षित करने वाला स्पॉट बनेगा। ये बिल्कुल। मोनोरेल पे घूम सकते हैं और हमारे लोगों को भी दमन में कहीं आना जाना तो सुलभ होगा। और मैंने खास करके उसमें मेंशन किया है कि दमन दीव में जमीन की बहुत कमी है, जिसमें आप जानते ही है कि समुद्र किनारे बसा हुआ है। नदियां शुरुआत भी दमन से नदी से होती है, बीच में भी नदी है और कॉर्नर पर भी यानी आखिरी एंड पर भी। हमें 4 जेट लगते हैं। फिर ये आर्कोलॉजी हमारे यहाँ पुरानी पुर्तगाली विरासतें है तो आर्कोलॉजी भी लगती है। हमारे यहाँ एयरपोर्ट है तो फनल भी लगती है, वो दमन और दीव दोनों में। फिर फॉरेस्ट लगती है, बची कुची जमीन जो है वो इंडस्ट्रीज ने ले रखी है, वो भी जरूरी है औद्योगिक इकाइयों के लिए। तो हमारे पास जमीन की बहुत कमी है। तो ये जो भी प्रोजेक्ट बनाया जाए उसमें किसी का घर मकान दुकान ना टूटे उसका ख्याल रखने के लिए कहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो मुंबई के सी लिंक के तर्ज पर बनाया जाए ताकि समंदर की अंदर से ही ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जो टूरिस्ट लोगों को भी आकर्षित करे और लोगों को सुविधाएं भी दे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसपे मैं काम कर रहा हूं और आप 5 साल में देखिएगा दमन दीव जो है एक चावल के दाने जितना ही है, पर लोग यहाँ आकर्षित होके आएंगे, खींचे दौड़े आएंगे कि चलिए एक दमन दीव की सैर की जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं आशा करती हूँ कि दमन दीव की जनता को बहुत सारी जो सुविधाएं नहीं मिल रही है छोटा प्रदेश होने की वजह से, केंद्र शासित प्रदेश है, बहुत सारा फंड आ रहा है लेकिन लोगों के हिस्से नहीं आ रहा है। लोगों के हिस्से ये फंड आए और लोगों का विकास हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आशा करते हैं कि दमन दीव के सांसद उमेश पटेल ये प्रदेश की जनता को दिलवाने में कामयाब रहेंगे। उमेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीव दमन की जनता के लिए उमेश पटेल क्या करते हैं उस पर तो हमारी नजर रहेगी ही। आप वीएनएम टीवी के साथ हमेशा जुड़े रहिए। यूट्यूब चैनल है वीएनएम टीवी का, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए, और साथ ही आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।